हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुहॉलिक एकेडमी में, जहां आपको मिलने वाला है क्लास 10 चेक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सेट 1 का सेक्शन ए और बी, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन सी के 5 सवालों को। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि 7 मीटर एक भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए सिंपल सा बात है, यहाँ पे दो चीज, इसका सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। अगर आप फिगर बना लिए तो क्वेश्चन आपका बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो बात हो रही है एक भवन और एक केबल टावर पे बात हो रही है। इसका मतलब दोनों अलग अलग है। एक चीज के ऊपर अगर एक चीज रहेगा तो कभी कोई कोण बनेगा ही नहीं। इसका मतलब मान लीजिए अगर भवन आपका ये छोटा सा है तो टावर क्या होगा, ये आपका बड़ा सा होगा, क्योंकि भवन की तुलना में टावर की ऊंचाई हमेशा ज्यादा होती है। चलिए ये फिगर बन गया, ये आपका जो हो गया ये भवन हो गया और ये आपका टावर हो गया। ठीक है, अब देखिए हम मान लेते हैं कि ए बी भवन की ऊंचाई है और सी डी जो है ये टावर की ऊंचाई है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि भवन के शिखर, तो भवन के शिखर कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। कहाँ, केबल टावर के शिखर, तो केबल टावर का शिखर यहाँ होगा। उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण का मतलब जान लीजिए कि जब हम कोई भी चीज को नीचे से ऊपर देखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उन्नयन कोण बोलते हैं। और कोई भी चीज को जब हम ऊपर से नीचे देखते हैं उसको क्या बोलते हैं, अवनमन कोण। तो यहाँ पे बात हो रही है उन्नयन कोण की। कहाँ से कहाँ, भवन के शिखर से टावर के शिखर का। तो आप नीचे से ऊपर देखिएगा और ये कितना डिग्री बन रहा है, 60 डिग्री। तो देखिए जब भी कोण बनता है हमेशा दृष्टि रेखा और हॉरिजेंटल रेखा मतलब कि क्षैतिज रेखा के बीच में बनता है। तो यह कभी कोण ऐसे बनेगा, ऐसा कोण कभी बनता नहीं है। तो क्या करना है कि आपको क्षैतिज रेखा के समांतर यहाँ पे एक रेखा खींचनी है। कोई बात हो गया, चलिए ठीक है। अब बनेगा ये 60 डिग्री। चलिए आगे बोलते हैं। आगे क्या बोला है कि इसके पाद का अवनमन, किसके पाद का, टावर के पाद का। कहां से, भवन के शिखर से। क्यों, अच्छा कैसे बोला, अवनमन कोण जो बनता है वो हमेशा ऊपर से नीचे बनता है, ऊपर से नीचे। तो आपको ऊपर से नीचे ऐसे करना है। चलिए ये कितना डिग्री बन जाएगा यहाँ पे, तो कोण हमेशा किसके किसके बीच में बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में। तो ये आपका बन गया क्या, 45 डिग्री। कोई दिक्कत। और एक बात जान लीजिए कि कभी भी अगर दो समांतर रेखा है, अगर कोई रेखा इसको काट रही है तो ये कोण और ये कोण क्या होती है, हमेशा बराबर होती है, जिसको एकांतर कोण बोलते हैं। जैसे ये देखिए जेड बन रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, ये क्या बन रहा है, जेड, और जेड के आगे हो गया ये पीछे हो गया। तो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। कब, जब दो समांतर रेखा को एक कोई भी तिर्यक रेखा काटती है। इसका मतलब अगर ये आप देखें तो ये भी जेड बन रहा है, ये कोण और ये कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए ये जेड बन रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जेड ऐसे ऐसे ऐसे, अगर ये 45 है इसका मतलब ये भी कितना होगा, 45 डिग्री होगा। अच्छा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो भवन की ऊंचाई वो कितनी दी गई है, 7 मीटर। हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई ये यहां से यहां हो गया। तब को क्या करना है, यहाँ पे माना कि टावर की ऊंचाई आप h मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आपके सामने दो त्रिभुज बन रहा है, एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। ठीक है, क्योंकि जहां पे कोण बनेगा वही त्रिभुज आपको देखना है। ये भी एक त्रिभुज बन रहा है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को देखना है। तो सबसे पहले किस त्रिभुज की बात करेंगे। अच्छा एक बात पता ही होगा कि आयत में या समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा जो होती है वो बराबर होती है। मतलब ये बराबर ये होगा और ये बराबर ये होगा। इसका मतलब जो है कि अगर ये 7 है, इसका मतलब ये भी क्या होगा, 7 होगा। मतलब यहां से यहां कितनी होगी, 7 होगी। कोई दिक्कत, क्योंकि ये क्या बन रहा है, आयत, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, पहले ले लेते हैं त्रिभुज ए बी डी। त्रिभुज ए बी डी में
अच्छा, हमको टारगेट क्या करना है कि अगर हम ये किसी तरह निकाल लें, इसका मतलब ये भी क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है, आयत की आमने सामने की भुजा है। और इस वाले त्रिभुज में हमको एक कोण दिया गया है और एक भुजा दिया गया है, इसलिए हम पहले इसको निकाल रहे हैं। इसको निकालने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि ना तो हमको भुजा पता है, ना तो सिर्फ एक कोण पता है, भुजा पता नहीं है। तो जो हम पहले टारगेट वहां करेंगे जहां पे हमको एक कोण भी दिया गया हो और एक भुजा भी दिया गया हो। तो हमको निकालना क्या है, बीडी, क्योंकि अगर बीडी मेरा निकल जाएगा तो फिर मेरा ए ई भी मेरा उतना ही होगा। चलिए, तो क्या ले आएंगे, ये एंगल के सामने जो होता है वो लंब होता है और नीचे आधार होता है, और यहाँ 90 डिग्री इसके सामने क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है। तो हमको दिया क्या गया है, लंब, और निकालना क्या है, आधार। तो लंब आधार किसमें होता है, tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। क्या हो जाएगा, P मतलब लंब क्या है, AB है, और आधार क्या है, BD है। tan 45 का मान होता है 1, AB का मान 7 दिया गया है, और BD, तो यहां से मेरा कोना कोनी गुना करने पे BD का मान भी कितना हो गया, 7 मीटर। कोई दिक्कत, इसका मतलब ये भी कितना होगा, 7। तो इसका मतलब ये भी कितना होगा, 7। आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि BD और AE बराबर होंगे, और इसका मान कितना होगा, 7, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है। अब बात करते हैं किस त्रिभुज का, ऊपर वाले त्रिभुज का, त्रिभुज ACE में। फिर से ये आपको निकालना है, क्योंकि पूरे टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई निकालने के लिए यहां से यहां हमको पता है, बस हम यहां से यहां निकाल ले, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई। तो ये निकालने के लिए ये पता चल गया है, क्योंकि ये और ये बराबर होते हैं। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, डिग्री यहां बन रहा है तो इसके सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है C, और आधार क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बना तो यहाँ कर्ण यहाँ होगा AE। tan 60 का मान होता है √3 CE। CE का मान निकालना है, और AE का मान अभी हम निकालें कितना है, 7 है, तो यहाँ पे 7 रख देंगे। कोना कोनी गुना करने पे CE का जो मान आ गया, CE गुना CE, कोना कोनी गुना करने पे C, 7 गुना √3। अच्छा, CE आ गया। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ये टावर की ऊंचाई। तो आप यहाँ लास्ट में लिखेंगे, जगह नहीं यहाँ पे, टावर की ऊंचाई बराबर CD, और CD का मान क्या बोल सकते हैं, CE प्लस DE, CE प्लस DE। और CE का मान देख रहे हैं कितना आया है, 7√3, और DE का मान कितना है, 7 है। DE का मान कितना है, 7 है। तो कॉमन ले लीजिए 7, यहाँ क्या आ जाएगा, √3, और यहाँ कॉमन मतलब भाग दीजिए, कितना बचेगा, 7 में 7 है 1, तो ये आपका मीटर, ये आपका हो गया टावर की ऊंचाई, जिसको आप H बोले हैं। CD का मान कितना आ गया, H, आपका आंसर हो गया। चलिए बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि एक खिलौने की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने का संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के पहले आपको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। अच्छा, फिगर यहाँ पे मिक्स है, मतलब एक शंकु है, एक अर्धगोला है, दोनों को मिला के एक खिलौना बनाया गया है। तो सबसे पहले इस टाइप के सवाल में भी क्या है, आपको फिगर बना लीजिए, आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो खिलौने किस प्रकार का, एक शंकु के आकार का, तो हम एक शंकु बना लेते हैं पहले। शंकु कैसा बनता है आपको पता ही होगा, ये ऐसे गया, ये हो गया, ये क्या बन गया, शंकु। कोई दिक्कत। और शंकु की यहाँ पे आप त्रिज्या दी गई है, कितना त्रिज्या दी गई है, 3.5। तो त्रिज्या को पता ही होगा, यहाँ केंद्र हो गया, तो ये क्या हो गया, त्रिज्या, और त्रिज्या के मान कितना है, 3.5। अच्छा, और क्या बोला है कि उसी त्रिज्या वाले, मतलब त्रिज्या बदल नहीं रहा है, उसी पे क्या अर्धगोला है, तो अर्धगोला के ऊपर है आपका ये शंकु। इसका मतलब जो हो गया कि जो शंकु की त्रिज्या होगी वही अर्धगोली की त्रिज्या होगी, मतलब त्रिज्या का मान बराबर रहेगा। तो यहाँ पे R का मान कितना आ गया, 3.5 सेंटीमीटर। और एक बात आपको जानना होगा कि यहाँ पे शंकु और अर्धगोली की त्रिज्या बराबर होगी, इसमें कोई अलग अलग मान नहीं होगा। उसके बाद
इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई का मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक, शुरुआत से लेके अंत तक जो ऊंचाई होगी वो कितनी दी गई है? 15.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब देखिए, जब आपको फॉर्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है तो हम लिख देते हैं साइड में कि जो यहाँ पे बात हो रहा है पृष्ठ क्षेत्रफल का, तो बेलन नहीं सॉरी, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है? पाई आर एल, ठीक है। और जो अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए, हम यहाँ पे वक्र ही क्यों लिए, कुल क्यों नहीं लिए, जबकि यहाँ पे तो बोला है संपूर्ण निकालना है। तो यहाँ देखिए, जब भी मिक्स फिगर रहेगा तो एक बात जान लीजिए, ये जो आपका जो शंकु है यहाँ पे खुला हुआ है, अगर खुला हुआ यहाँ पे नहीं होता तो ये दोनों क्या होता, आपस में जुड़ता नहीं। इसका मतलब यहाँ पे दोनों चीज़ जुड़ रहा है, कौन कौन? अर्धगोला और शंकु। तो जहाँ पे जॉइनिंग हो रहा है तो यहाँ पे क्या होता है? खुला होता है। और जब ये खुला हुआ है शंकु निचला भाग, तो उसको क्या बोलते हैं? वक्र बोलते हैं। ठीक उसी प्रकार जो अर्धगोला है उसका भी जो ऊपरी भाग है वो क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है शंकु से। तो इसका मतलब ये भी खुला है तभी वो जुड़ा है, अदरवाइज अगर यहाँ पे बंद होता तो वो जुड़ा हुआ नहीं होता। कौन से? तो इसका मतलब जब भी हो गया कि जब भी दो मिक्स फिगर, मतलब दो फिगर मिल के एक नया फिगर बन रहा है, तो उसका मतलब दोनों में जहाँ पे जॉइनिंग हो रहा है, जहाँ पे दोनों मिल रहा है, वहाँ पे क्या होता है? खुला हुआ होता है। और जब भी खुला हुआ रहेगा ऊपरी हिस्सा या निचली हिस्सा, तो उसको क्या बोलते हैं? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा, ये आर का मान कितना आ गया आपका यहाँ पे? 3.5 सेंटीमीटर। एक बात जान लीजिए, यहाँ पे बात है शंकु की। शंकु पाई का मान तो फिक्स है, कोई मतलब नहीं है। आर भी दे दिया है लेकिन एल नहीं दिया हुआ है। तो एल किसको बोलते हैं? एल बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई को। ये मान लीजिए शंकु है तो ये क्या हो गया? नॉर्मल ऊंचाई है। तो तिर्यक ऊंचाई कौन सा होता है? ये वाला जो है, ये टेढ़ा मेढ़ा जो है, इसको क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। इसको एल बोलते हैं, इसको एच बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर। यहाँ से यहाँ तो देखिए, एच का मान भी नहीं पता है, यहाँ पे कुल ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई स्पेशल नहीं दिया गया है। तो एक काम करते हैं, देखिए ये अर्धगोला में क्या होता है, ये त्रिज्या है कि नहीं अर्धगोला का, और ये भी त्रिज्या होती है। ये मत सोचिए कि अर्धगोला में कभी ऊंचाई नहीं होती है। तो अर्धगोला में ये क्या है? केंद्र। केंद्र से इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, किधर भी जाइए, हमेशा क्या होता है? वो त्रिज्या ही होता है। इसका मतलब ये भी क्या है? आर है। ये भी कितना है? आर है। अच्छा, ये पूरा कितना है? 15.5 है। और यहाँ से यहाँ कितना है? 3.5 है, क्योंकि ये त्रिज्या है। तो बचा कितना? वो क्या होगा? शंकु की ऊंचाई होगी। तो पहले आप शंकु की ऊंचाई निकाल लीजिए। तो शंकु की जो ऊंचाई होगी वो क्या करेंगे? कुल ऊंचाई में से माइनस करेंगे अर्धगोले की त्रिज्या। अब हल कीजिए। 15.5 माइनस 3.5, तो ये कितना हो जाएगा? 12 मतलब 12 सेंटीमीटर हो गया। अब एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, हमको काम किसका है? एल से मतलब है, और यहाँ पे एल का कोई जिक्र ही नहीं है। तब आपको एक बात याद करना पड़ेगा कि एल एच आर में एक संबंध होता है। वो संबंध क्या होता है? देखिए, ये 90 डिग्री यहाँ बनता है, तो ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ये क्या है? लंब है, और ये आधार है। तो लंब स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर जोड़ एच स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? एल का मान निकालना है। आर का मान कितना दिया गया? 3.5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एच का मान है 12 का स्क्वायर। इसको हल कीजिए तो एल स्क्वायर का मान 3.5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25, और 12 25 हो जाएगा, और यहाँ पे 144 जो होते हैं 25 6, और यहाँ से हो जाएगा 5 156 25। तो L का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे इसको क्या होगा? वो स्क्वायर जब बताते तो क्या होता है? वर्गमूल, और वर्गमूल 156.25। इसको जब आप हल कीजिएगा तो L का मान आ जाएगा 5, और किसका स्क्वायर होता है? 156 जो होता है वो
11 121, 12 144, 13 169, 12, ठीक है, 12.5 ये आपका हो जाएगा, किसका स्क्वायर हो जाएगा, एल का मान हो जाएगा। एक बार हम रफ चेक कर लेते हैं क्या ये मैं परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 13 गुना 12 करने पे 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 3 1, 6 5 1, एकदम राइट में सही है। तो मेरा किसका क्या 12.5 हो गया एल का मान। अब हमको निकालना क्या है, इस क्या बोलते हैं, ये खिलौने की कुल संपूर्ण प्रतिशत हमको निकालना क्या है, खिलौने का संपूर्ण, ये हम फॉर्मूला लिखें, इसको आप साइड में कर लीजिए, ये फॉर्मूला है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे, हम क्या बोले हैं कि इसका और इसका दोनों को जोड़ देंगे। दोनों में क्या है, वक्र है, क्योंकि दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों का यहाँ पे क्या है, मिलान जगह है, तो मिलान जगह हमेशा खुला होता है। तो यहाँ लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब फॉर्मूला बैठाते हैं, शंकु का होता है पाई आर एल, अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई पाई आर आर, तो पाई और आर कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या एल, और यहाँ पे क्या बचा 2 और आर, क्योंकि एक आर क्या हुआ कॉमन ले चुके हैं, तो बचा क्या यहाँ पे आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब 2 आर है, एक आर बाहर ले चुके हैं, तो बचा कितना एक आर। अब मान बैठाते हैं, पाई का मान कुछ सवाल में दिया गया नहीं, तो 22/7 रखेंगे। आर का मान देखिए 3.5 दिया गया, 3.5 रख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे एल का मान 12.5 है, और 2 गुना 3.5। एक में थोड़ा सा इसको यहाँ पे ये रफ है, यहाँ पे हटाएंगे 10, 7 5 बाद में 35, और 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, बचा कितना 22/2। ये भी कट जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ पे बच गया 12, और ये हल कीजिएगा तो 7 7, और ये 12 हो गया 19, 19.5। तो इसको गुना में परिवर्तित करते हैं, ये दोनों पहले गुना होगा तो 3.5 गुना 2, तो 3.5 गुना 2 7, और 7 और 12 19, 19.5। यहाँ से 11 बार में ये ख़त्म हो जाएगा, तो 19 गुना 11 कीजिए, आपका आंसर है 11 5 55, हाथ मेरा 5, 11 99, 99 और 5 हो गया 104, बचा 10, 11 एकम 11, और 11 और 10 हो गया 21। तो आपका आंसर हो गया दशमलव के बाद ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है। क्लियर। अब हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 17। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर हैं तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन जो है पाई के पदों में व्यक्त कीजिए। पाई के पदों में व्यक्त करने का मतलब हो गया कि आपको पाई का मान नहीं रखना है, पाई के रूप में ही आपको आंसर देना है। देखिए इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, मतलब जो एक ठोस है वो क्या है, एक अर्धगोला बना लीजिए चुपचाप से, ऐसे करके बन गया। और अर्धगोला के ऊपर में क्या है, साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक शंकु है। पिछले सवाल के साथ ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो इनकी त्रिज्याएं का मतलब है यहाँ पे दोनों का बात कर रहा है। त्रिज्या लिखा हुआ था तब किसी एक का बात करता है, लेकिन त्रिज्याएं लिखा हुआ है इसका मतलब दोनों का त्रिज्या, मतलब ये कितना दिया गया है, आर का मान 1 सेंटीमीटर, आर का मान कितना दिया गया है 1 सेंटीमीटर। और क्या बोला है कि जो ये शंकु है उसकी ऊंचाई क्या है, त्रिज्या के बराबर। अब त्रिज्या का मान कितना है 1, इसका मतलब शंकु की जो ऊंचाई होगी, जो एच का मान होगा वो भी कितना होगा 1 होगा सेंटीमीटर। कोई क्लियर। तो यहाँ पे आर का मान आप लिख लीजिए कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और एच का मान भी कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इस ठोस का आयतन निकालना है। और एक बात आप याद कर लीजिएगा, आयतन निकालने में कोई वक्र और कुल का तो कोई खेल होता नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, कौन कौन फिगर है, एक अर्धगोला है और एक शंकु है। जब दोनों का आयतन को जोड़ दीजिएगा तो ये ठोस के आयतन वही होगा। क्लियर। ठोस का आयतन निकालने के लिए क्या करना है, ये अर्धगोला और ये शंकु दोनों का आयतन निकालिए, और आयतन आपको पता ही होगा, यहाँ पे लिख देते हैं एक बार।
अर्धगोले का जो आयतन होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो सिंपली क्या करना है, तो यहाँ लिखिए, एक बार में लिखिए ठोस का आयतन, ठोस का आयतन। तो ठोस किन किन चीज़ों से बना है, शंकु और अर्धगोला, तो दोनों को जोड़ दीजिए। शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन। चलिए इसका फॉर्मूला बेटा, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, दोनों में आर का मान समान है तो आर कुछ बदलना नहीं है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है। तो ये आप उतना कन्फ्यूजन, मतलब पाई को देखिए, पाई कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, बच गया क्या है 1/3, ये दोनों क्या आ गया, कॉमन आ गया, बचा क्या है ये और ये लिख दिए। ठीक है, प्लस ये तो कॉमन नहीं है, पाई आर स्क्वायर, इसके पास कितना है, आर पे पावर 3 है, मतलब 2 को कॉमन ले चुके हैं, अभी भी एक बचा हुआ है। अब मान बैठाते हैं, पाई का मान पाई ही रहेगा क्योंकि आंसर भी क्या लाना है, इसी रूप में लाना है। आर का मान देखिए 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1/3, एच का मान भी कितना है 1 है, प्लस 2/3, आर का मान भी कितना है 1 है। इसको आप हल कर लीजिए। ठीक है, अब देखें यहाँ पे पाई 1 का स्क्वायर 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/3 गुना 1 1/3, 2/3 गुना 1 2/3। जब आप पाई यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 3/3, तो पाई इंटू 3/3 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा पाई, और आयतन है तो सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, जो बोला निम्न आंकड़ों के माध्य निकालिए। देखिए माध्य निकालने के लिए क्लास 10th में आपका 3 प्रोसेस है, 3 तरीका है। पहला तरीका होता है प्रत्यक्ष विधि, दूसरा तरीका हो गया कल्पित मान विधि, और तीसरा तरीका हो गया पद विचलन विधि। जो सबसे ईजीएस्ट तरीका होता है, सबसे आसान तरीका होता है वो प्रत्यक्ष विधि हो गया, जो आसानी से आप एक स्टेप, ज़्यादा स्टेप आपको चलना नहीं पड़ेगा। और पद विचलन विधि में थोड़ा क्या होता है, उसको जो मान होता है उसको थोड़ा सा कम करते हैं, उससे मान 100 से आपका 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, जो आपका हल करने में आसानी होगी। लेकिन हम लोग ये भी यूज़ करेंगे कौन सा विधि, प्रत्यक्ष विधि का हम लोग यूज़ करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए सवाल कैसा रहेगा, बहुत सिंपल सा सवाल रहेगा। सिंपल सवाल में क्या पता, वर्ग अंदाज आपको दिया है, बारंबारता भी दिया गया है, तो इसको हल कैसे करेंगे। देखिए हम यहाँ पे कौन सा विधि लगा रहे हैं, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में आपको यहाँ पे x निकालना होता है। क्या निकालना होता है, x। अब ये x क्या होता है, तो आपको बोलना है इसको क्या बोलते हैं, निचली सीमा, इसको क्या बोलते हैं, ऊपरी सीमा। दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे आपका x का मान था। क्या करना पड़ता है, निचली सीमा को बोलते हैं l, या पहले ऊपरी सीमा को बोलेंगे u, अपर लिमिट इंग्लिश में बोलते हैं, प्लस लोअर लिमिट बटा 2। मतलब सिंपल सा बात है, x निकालने का तरीका क्या है कि ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, इससे आपका क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x का मान। तो देखिए यहाँ पे x का मान रखना है, ऊपरी सीमा कितना है 10 है, निचली सीमा कितना है 0, तो 10 प्लस 0 10, 10 पे भागा 2 5, यहाँ पे 20 प्लस 10 30, 30 भागा 2 15। देखिए फिर 30 प्लस 20 50, 50 का भागा 2 25। तो अब एक चीज़ देखिएगा यहाँ पे ना, हर अगले पद में 10 की बढ़ोतरी हो रही है, 5 से 15, 15 से 25, तो फिर 10 की बढ़ोतरी कितना हो जाएगा 35, 35 से कितना हो जाएगा 45, 45 से कितना हो जाएगा 55। अगर आपको यकीन है चेक कर सकते हैं, 60 प्लस 50 110, और 110 का आधा कितना होता है 155। चाहे तो आप ऐसे करके यहाँ पे रखिए, या आप सीरीज को समझिए और उसको हल कीजिए। अच्छा अब क्या निकालना है यहाँ पे, ये जो बारंबारता f और जो आप x निकालें, दोनों को गुना करने पे यहाँ पे लिखिए fx। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जो बारंबारता है और जो x निकालें, दोनों को गुना करते हैं, तो 5 गुना 5 कितना हो जाएगा 25, 15 8 15 गुना 8 करना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 120। ठीक है, और 25 गुना 10
250, 35 गुना 3 कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, हाथ मेरा 1, 3 तिया 9, 1 10, 105। 45 गुना 8 कितना हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, बचा 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, 55, 6 5 30, बचा 3, 6 5 30, 3 33। अच्छा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला लिख लेते हैं कि माध्य निकालने का जो फॉर्मूला होता है समेसन ऑफ एफ एक्स बटा समेसन ऑफ एफ। अब ये समेसन, ये सिंबल किस चीज़ का, इसको बोलते हैं योग। इस किसका सिंबल होता है, योग। ये सिंबल किसका होता है, योग का सिंबल होता है। ये किसका सिंबल होता है, योग। योग मतलब जोड़ का। तो किसका जोड़ करना है, एफ एक्स का योग करना है, मतलब जितना भी एफ एक्स है सबका आप योग कीजिए। अच्छा, नीचे क्या है, फिर है ये समेसन ऑफ क्या, एफ, मतलब जो बारंबारता है उसका भी क्या कीजिए, आप योग कीजिए। चलिए योग करते हैं, समेसन एफ निकालते हैं कितना आता है। 5 13, 13 10, 13 13 10, 23 23 3 26, 26 8 34, 34 और 6 40। तो समेसन एफ का मान कितना आ गया, 40। और अब निकालते हैं किसका मान, ये एफ एक्स का मान। क्या है यहाँ पे, समेसन एफ एक्स, समेसन एक्स नहीं है, समेसन एफ एक्स निकालना है। तो इसको जोड़िए आप, समेसन एफ एक्स कितना आता है, 5 5 10, हाथ मेरा 1, 2 2 4, 4 5 9, 9 6 15, 15 15 3, 18 1 19, हाथ मेरा 1 1 3 4 4 3 7 7 3 10 और 1 11। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। 5 5 10, हाथ मेरा 1 2 2 4 4 5 9 9 6 15 15 3 18, हाथ मेरा 1 19, बच्चा फिर 1 3 4 4 3 7 7 3 10 10 और 1 11। ठीक है, तो यहाँ पे माध्य निकालना है हमको, तो यहाँ पे साइड में लिख देते हैं। ये आपका ये तो फॉर्मूला यही है। तो माध्य निकालने के लिए क्या हो जाएगा, समेसन एफ एक्स कितना गया, 1190 बटा, ये रफ वर्क है, यहाँ पे रफ लिख देते हैं, इसको आप वहाँ पे नहीं कीजिएगा, समझाने के लिए लिखे थे, बटा 40 गया। अब 4 से भाग दीजिए, तो आप आराम से इसको साइड में 4 से भाग दे सकते हैं। 4 दूनी 8, बच्चा कितना 3, 3 और 9 39, 39 तो 4 8 32, 4 9 36, बच गया 3 दशमलव, तो कितना हो गया 30, 6 7 28, बच गया 2। फिर आप कर सकते हैं 4 5 20। तो ये आपका क्या हो गया, माध्य का मान इतना हो गया। कोई दिक्कत, ये आपका आंसर हो गया। इस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या बोलता है कि निम्न आंकड़ों की माध्य का ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य का निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, संचयी बारंबारता निकालना। और संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, ये आपके सामने वर्ग अंतराल दिया गया है और ये बारंबारता है। तो आपको निकालना क्या है यहाँ पे, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, इसको शॉर्ट में बोलते हैं CF, इंग्लिश में बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है। जो आपका पहला ये बारंबारता है, इसको आप चुपचाप से यहाँ रख दीजिए। जो यहाँ पे दिया गया है उसी को यहाँ पे रखिए, लिख दिए। अब जो लिख दिए, अब इसको और इसको जोड़िए, इसको और इसके सामने जो है वो नहीं, इसके जो नीचे है इसको जोड़िए। 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। फिर इसके नीचे कौन है, इस सामने वाले कौन है, नीचे, तो 5 और 7 12, 12 और 6 18, 18 और 6 कितना हो जाएगा, 24, 24 और 6 30। कोई दिक्कत, तो क्या करना था आपको, सिंपल सा बात है, जो पहले वर्ग का जो बारंबारता है उसको संचय बारंबारता में लिखते हैं। फिर इसको और उसके नीचे वाले, मतलब कोना में नीचे वाले को, दोनों को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। फिर इसको जोड़ के यहाँ लिखते हैं। फिर इसको और इसको 12 और 6 को जोड़ के यहाँ लिखते हैं। फिर 18 और 6 को जोड़ के 24 जो हुआ यहाँ पे लिखते हैं, और 24 और 6 30। ठीक है, और जो ये होता है ना कुल, इसका मतलब क्या होगा कि आप जब बारंबारताओं को एक एक करके जोड़िएगा तो आपका मान कितना आएगा, 30 हो गया। मतलब इसको घुमा के जोड़े हैं, वही संचय बारंबारता हो गया। तो इसको जो कुल जो n का मान आया, जो f का जो कुल मान है उसी को क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। और n का मान आपका कितना आ गया, 60। कोई दिक्कत। अच्छा, सवाल में ना
ज़रूरत पड़ती है हमको n/2, मतलब कुल जितना संचय बारंबारता हुआ है उसका बटा 2, मतलब 60/2 मतलब कितना हो गया 30। ये निकालना पड़ेगा आपको। तो n/2 का मान कितना आ गया 30। अच्छा, संचय बारंबारता में देखिए कि 30 से जस्ट 60 नहीं होगा 30 होगा, यहाँ मेरी गलती हो गई। ये 30 है, 30/2 30/2 30/2 ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। सॉरी ये हो जाएगा 15। तो आपका n/2 का मान कितना आ गया 15 आ गया। तो आपको क्या करना है कि जस्ट संचय बारंबारता में देखना है कि 15 से जस्ट बड़ा कौन है। 15 से 12 छोटा है, मतलब 15 से ठीक बड़ा कौन है, तो ये कौन है 18। तो ये जो 18 वाला जो है ये वाला ग्रुप, इसी को क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे, इसका क्या नाम पड़ गया माध्यिका वर्ग। इसी को क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग। अभी बताते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिएगा। अब देखिए आपको माध्यिका निकालना है, और माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है सबसे पहले याद होना चाहिए, क्या होता है L + n/2 - CF/F × H। ये होता है माध्यिका की सूत्र या माध्यिका का सूत्र। इसमें देखिए L क्या होता है तो बताते हैं। L जो होता है ये माध्यक वर्ग की निचली सीमा को क्या बोलते हैं L। ये क्या होता है L, जो माध्यक वर्ग है उसकी निचली सीमा को क्या बोलते हैं L बोलते हैं। n/2 यहाँ पे निकालें, n क्या है जो कुल बारंबारता है उसको n बोलते हैं, उसका बटे में 2 फॉर्मूला। CF मतलब क्या होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचय बारंबारता। क्या इसको लेना है, नहीं, CF होता है, CF को यहाँ लिख दीजिए कि माध्यिका वर्ग के ठीक पहले, माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, ये होता है CF। ये याद कर लीजिए आप। CF को कौन सा लेना है आपको यहाँ पे कि जो माध्यिका वर्ग में CF है उसके जो ठीक पहले है वही आपका क्या हो जाएगा CF होगा। यही क्या होगा माध्यिका के वर्ग के ठीक पहले जो जिसका मान है संचय बारंबारता वही आपका CF होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं यहाँ पे कि आपका L का मान कितना आ गया, 55 आ गया। अच्छा, n/2 का मान कितना आ गया 15 आ गया। CF का मान कितना आ गया आपका यहाँ पे सवाल में, CF कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया CF का मान 12 आ गया। ठीक है, उसके बाद उसका किसका निकालना है F। देखिए F सिंपल सा बात है कि जो माध्यिका वर्ग है उसकी बारंबारता कितनी है, F किसको बोलेंगे F हो जाएगा यही जो माध्यिका वर्ग है उसकी जो बारंबारता है उसी को क्या बोलेंगे F। और बचा H देखिए H सबसे आसान है कि जो ऊपरी सीमा है और निचली सीमा के बीच का अंतर कितना है, ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच का अंतर कितना है 15 का अंतर है, वही क्या होगा H होगा। अब इसको इस सूत्र में रखिए, L का मान कितना है L 55 है प्लस n/2 का मान कितना है 15 आया। CF का मान कितना है 12 है बटा में 6 गुना में 15, तो 55 12 में 15 में 3 12 गया 3 बचा बटा 6 गुना 15, 3 दूनी 6 कितना गया 55 प्लस 15/2, तो 55 ये इधर रफ वर्क है 7.5 हो जाएगा। तो 55 7 कितना हो जाएगा 62.5। ये आपका माध्यिका का मान हो जाएगा। आई होप आज की बताई सारा ये जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है आपको समझ में आया होगा। इसी तरह अगले क्लास में हम सेट 2 पे डिस्कस करेंगे और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन करने का तरीका तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।